नमस्कार। आज हम फिक्शन के एक ऐसे सीन को देखने वाले हैं, एक ऐसा सीन जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया, एक ऐसा पल जो आज भी फैंस को हैरान कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब सबसे पावरफुल विज़र्ड अचानक गिर जाता है। मतलब जब वो इंसान ही खतरे में हो जिससे सबसे बड़ा प्रोटेक्टर मानते थे, तब क्या होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, लौटते हैं उस मीनार पर जहां ये सब कुछ हुआ। देखते हैं कि सीन सेट कैसे हुआ, माहौल कैसा था और हमारे कैरेक्टर्स किस हालत में थे। सोचिए जरा, हैरी और एक बेहद कमजोर डंबलडोर एस्ट्रोनॉमी टावर के टॉप पर पहुंचते हैं। डंबलडोर की हालत बहुत खराब है, वो कांप रहे हैं, कपड़े भीगे हुए हैं और उन्हें चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ रही है। ऊपर से तो सब शांत लग रहा है, पर हवा में एक अजीब सी टेंशन है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। यहाँ पर डंबलडोर की हालत को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ थके हुए नहीं है, वो ऑलमोस्ट हेल्पलेस है, असहाय। और ठीक तभी उन्हें ये एहसास होता है कि वो वहां अकेले नहीं है, कोई और भी है, खतरा बहुत पास है। और इस सब के बीच हैरी को एक पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया, मिशन सक्सेसफुल। वो कहता भी है, प्रोफेसर हमने कर दिखाया, हमें हॉर्क्रक्स मिल गया। लेकिन ये जीत की खुशी बस कुछ ही पलों की थी। और यहाँ से कहानी एक ऐसा घुमाव लेती है जहाँ हमारा हीरो, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्शन से पूरी तरह बाहर हो जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक बेबस दर्शक बने रहने के। टेंशन यहाँ एकदम पीक पर है। सीढ़ियों से ऊपर आती तेज कदमों की आवाज, साफ मतलब है दुश्मन पहुंच चुका है। और तभी डंबलडोर हैरी को अपना आखिरी और सबसे जरूरी कमांड देते हैं, छिप जाओ। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं, बस एक मजबूत आदेश है। तो देखिए हुआ क्या, दुश्मन आया, डंबलडोर ने हैरी को इमोबिलाइज कर दिया, मतलब हिलने डुलने से रोक दिया, और हैरी अपने इनविजिबिलिटी क्लोक के नीचे ही फंस कर रह गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डंबलडोर का एक कैलकुलेटिव मूव था। हैरी को बचाने का एक ही तरीका था, उसे सीन से पूरी तरह हटा देना। तो अब जो कुछ भी होगा वो हम एक साइलेंट पैरालाइज्ड विटनेस के नजरिए से देखेंगे। हम बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल हैरी की तरह। ये एक ब्रिलियंट नैरेटिव डिवाइस है जो हमें सीधे हैरी की बेबसी महसूस कराती है। जम जाता है एक बेबस तमाशाई की तरह। वो सब कुछ देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। सोचिए कितनी लाचारी होगी उस पल में। और हैरी की यही बेबसी डंबलडोर के अकेलेपन को और उस पल की नज़ाकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर एंट्री होती है मैलफॉय की। देखने में तो लगता है कि अरे सारी पावर अब इसके हाथ में है, लेकिन रुकिए, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि उसकी छड़ी वो कांप रही है, और वो कांपती हुई छड़ी एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रही है। जरा डंबलडोर की हालत देखिए। जिस्मानी तौर पे वो बहुत कमजोर हैं, चेहरा एकदम सफेद, लेकिन उनकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं, बिल्कुल शांत। ये जो कंट्रास्ट है ना, उनकी शारीरिक कमजोरी और उनकी दिमागी मजबूती के बीच, यही इस सीन को इतना पावरफुल बनाता है। और अब मैलफॉय को देखिए, उसके अंदर की जो कश्मकश है वो साफ नजर आ रही है। एक हाथ में है छड़ी जो पावर का सिंबल है, और दूसरी तरफ है उसका कांपता हुआ जिस्म जो उसके डर और हिचकिचाहट को चीख कर बता रहा है। वो असल में एक लड़का है जो दो दुनियाओं के बीच में बुरी तरह फंस गया है। और ठीक इसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हम सब एक जबरदस्त जादुई लड़ाई की उम्मीद कर रहे हैं, है ना? पर डंबलडोर वो कुछ और ही करते हैं। वो एक ऐसा दाव चलते हैं जो सबसे अनोखा है। वो अपनी छड़ी नहीं उठाते, वो अपने शब्द उठाते हैं। और ये शब्द, ये किसी भी मंत्र से ज्यादा ताकतवर हैं। डंबलडोर मैलफॉय के दिए गए काम पर अटैक नहीं करते, वो उसके अंदर के इंसान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो देख रहे हैं कि सामने कोई कातिल नहीं, बल्कि एक डरा हुआ लड़का खड़ा है। और इन शब्दों से वो धीरे धीरे मैलफॉय के इरादों की दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। डंबलडोर की स्ट्रैटेजी को अगर देखें तो ये 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, वो सच का आईना दिखाते हैं, तुम कातिल नहीं हो। दूसरा, वो एक उम्मीद देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, हम तुम्हें छिपा सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो पावर वापस मैलफॉय के हाथ में दे देते हैं, फैसला तुम्हारा है। मतलब वो उसे एक मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिसे मदद चाहिए। तो नतीजा क्या हुआ? जिस जबरदस्त मैजिकल डुएल की हम सब उम्मीद कर रहे थे,
वो तो हुआ ही नहीं। उसकी जगह हुई एक खामोश सी बातचीत, एक ऐसी बातचीत जो सब कुछ बदलने वाली थी। असली जंग यहाँ छड़ियों से नहीं बल्कि शब्दों और हमदर्दी से लड़ी जा रही थी। और ये सब हमें कहानी के एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर असली पावर है क्या? क्या वो उस छड़ी में है जो जान ले सकती है, या उन शब्दों में जो जान बचा सकते हैं? ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ पावर का नहीं है, ये पावर के वहम का है। डंबलडोर यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। किसी की जान लेने का जो साइकोलॉजिकल बोझ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। वो जानते हैं कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। वो मैल्फॉय को ये महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे स्ट्रगल को समझता हूँ, और ऐसा करके वो मैल्फॉय के अकेलेपन को थोड़ा कम कर देते हैं। और डंबलडोर के इन शब्दों का असर वो मैल्फॉय पर साफ साफ दिखने लगता है। जैसा टेक्स्ट में भी बताया गया है, वो कांपने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। एक नामुमकिन काम का जो बोझ है वो उसे अंदर से तोड़ रहा है, और ये डंबलडोर के डर की वजह से नहीं बल्कि उनकी हमदर्दी की वजह से हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ डंबलडोर ने पावर की पूरी परिभाषा ही बदल दी। वो कह रहे हैं कि असली ताकत किसी को मारने की काबिलियत में नहीं है, बल्कि किसी को न मारने का फैसला करने की हिम्मत में है। और बस इसी एक लम्हे में ये पूरा टकराव एक लड़ाई से कहीं ज्यादा एक नैतिक चुनाव बन जाता है। और अब सब कुछ आकर टिक गया है मैल्फॉय के एक फैसले पर। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक रास्ता रोशनी की तरफ जाता है और दूसरा अंधेरे की तरफ, और इस चुनाव का वजन बहुत बहुत भारी है। मैल्फॉय का ये जो कन्फेशन है ना, ये उसके अंदर चल रहे पूरे तूफान को बाहर ले आता है। सोचिए, एक ही सांस में दो बिल्कुल उल्टी बातें। वो दिखाना चाहता है कि वो कितना मजबूत है, पर अंदर से वो है नहीं। ये उसके दो चेहरों के बीच की खाई को दिखाता है। एक वो जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, और दूसरा वो जो वो असल में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें कौन सी चीज बनाती है, हमारी ताकत या हमारे फैसले? मीनार पर हुआ ये टकराव सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है। उन मुश्किल पलों की, उन फैसलों की जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। सोचने वाली बात है ना। एक मीनार की चोटी पर एक छात्र और उसके हेडमास्टर के बीच हुआ वो टकराव जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस तनाव भरे पल को परत दर परत समझते हैं। तो सीन हमें ले जाता है हॉगवर्ट्स की सबसे ऊंची मीनार पर। रात का वक्त है, तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में मौत का वो भयानक प्रतीक डार्क मार्क चमक रहा है। मतलब माहौल शुरू से ही बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक बना हुआ है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर एक स्टूडेंट अपने ही हेडमास्टर पर अपनी छड़ी क्यों ताने हुए है? ये वो सवाल है जो हमें किरदारों के इरादों और उनकी मजबूरियों को गहराई से समझने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ जो पावर डायनामिक है वो बड़ा अजीब है। कहने को तो मैल्फॉय के हाथ में छड़ी है, वो एक तरह से जीता हुआ लग रहा है, पर डंबलडोर वो बिल्कुल शांत हैं, और उनकी यही शांति हमें बताती है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। और फिर डंबलडोर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे पूरा खेल ही पलट जाता है। वो कहते हैं कि उन्हें मैल्फॉय की हर कोशिश के बारे में पहले से पता था। बस इतना सुनते ही अचानक शक्ति का जो संतुलन था वो बदल जाता है। डंबलडोर यहाँ लाचार नहीं है, बल्कि उन्हें स्थिति की पूरी समझ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डंबलडोर सब जानते थे तो मैल्फॉय आखिर सफल हुआ कैसे? चलिए उसकी उस चालाकी भरी योजना को समझते हैं जिसने महल की इतनी मजबूत सुरक्षा को भी तोड़ दिया था। योजना देखा जाए तो बड़ी सीधी साधी थी, पर बहुत असरदार। पहला कदम था गायब होने वाली अलमारी को ठीक करना, ताकि वो एक सीक्रेट रास्ते की तरह काम करे। और दूसरा कदम, उसी रास्ते से डेथ ईटर्स को यानी वोल्डेमॉर्ट के साथियों को सीधे स्कूल के अंदर ले आना। और बस इसी तरह हॉगवर्ट्स की सुरक्षा टूट गई। लेकिन ये कामयाबी उसे पहली बार में नहीं मिली। पूरे साल उसने कितनी ही नाकाम कोशिशें की थीं। कभी एक शापित हार भेजा तो कभी जहरीली शराब, और इन सब की चपेट में दूसरे बेकसूर छात्र आ गए। ये सब दिखाता है कि वो कितना हताश हो चुका था। और अब बातचीत का रुख एकदम बदल जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे नैतिक मोड़ पर आ जाती है जहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना है।
ये पल सच में हैरान करने वाला है। मौत के इतने करीब खड़े होकर भी डंबलडोर मैल्फॉय को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रस्ताव दे रहे हैं। ये उनकी गहरी समझ और सहानुभूति को दिखाता है। वो जानते हैं कि मैल्फॉय ये सब किसी बड़ी मजबूरी में कर रहा है। मतलब साफ है, ये कोई चाल नहीं थी, ये एक असली मौका था, एक लाइफलाइन थी जो डंबलडोर उसे दे रहे थे। वो उसे एक भयानक स्थिति से बाहर निकलने का एक सच्चा रास्ता दिखा रहे थे। तो फिर मैल्फॉय हिचकिचा क्यों रहा था? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? चलिए अब उसके अंदर चल रहे इस संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब हमें मैल्फॉय के ही शब्दों में मिलता है। उसके अंदर जो गहरा डर बैठा हुआ है वो इन शब्दों से साफ जाहिर होता है। उसे लगता है कि वो फंस चुका है। अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसका और उसके पूरे परिवार का अंत तय है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ डंबलडोर हैं जो चुनाव की शक्ति पर जोर दे रहे हैं कि हमेशा एक सही रास्ता होता है, और दूसरी तरफ मैल्फॉय है जो डर के मारे खुद को पूरी तरह मजबूर महसूस कर रहा है। और ठीक इसी वक्त बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। मैल्फॉय का कांपता हुआ हाथ, ये उसके अंदर चल रहे तूफान का सबूत है। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। तो आखिर ये एक अकेला सीन पूरी कहानी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक निर्णायक मोड़ है। सोचिए, इस एक बातचीत के नतीजे पर क्या क्या टिका है। डंबलडोर की जिंदगी, मैल्फॉय का भविष्य, हॉगवर्ट्स पर किसका कंट्रोल होगा, और यहाँ तक कि पूरे जादूगर समुदाय में चल रही लड़ाई का भविष्य भी। सब कुछ इसी एक पल पर निर्भर करता है। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई इतने भयानक और नामुमकिन से लगने वाले विकल्प के बीच फंस जाए तो वो क्या करेगा? मैल्फॉय का अगला कदम ना सिर्फ उसका बल्कि कई और लोगों का भविष्य तय करने वाला है। डंबलडोर इतने कमजोर हैं, फिर भी वो शांत हैं। और ऊपर आसमान में मौत का निशान चमक रहा है। ये साफ कर देता है कि ये कोई रैंडम हमला नहीं है, ये एक प्लान्ड अटैक है, एक जाल है। और ड्रेको की हालत देखिए, वो चिल्लाता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। वो मुझे मार डालेगा, वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। उसके ये शब्द, उसका डर और उसकी मजबूरी साफ दिखाते हैं। वो विलन तो है, पर एक रिलक्टेंट विलन, एक बच्चा जिसके कंधों पर एक नामुमकिन काम का बोझ डाल दिया गया है। और फिर बाकी के डेथ हीटर्स भी आ पहुंचते हैं। माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब डंबलडोर अकेले हैं और चारों तरफ से घिरे हुए। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जाल बिछ चुका था और अब वो कस चुका है। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं, सीन का क्लाइमैक्स। वो एक पल जो सब कुछ बदलने वाला है, द फेटल बिट्रेयल। और तभी एक और शख्स आता है, सेवरस स्नेप। स्नेप के आते ही पूरा डायनामिक बदल जाता है। अभी तक डंबलडोर ड्रेको को समझा रहे थे, शायद उससे सबसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर स्नेप का आना मतलब गेम ओवर। डंबलडोर बस इतना कहते हैं, सेवरस प्लीज। ये दो शब्द, इन दो शब्दों में ना जाने कितने राज छिपे हैं। क्या वो रहम की भीख मांग रहे हैं या ये किसी पहले से बने प्लान का हिस्सा है? यही वो लाइन है जो इसके बाद जो होता है उसे इतना शॉकिंग बना देती है। और फिर हो जाता है, एक हरी रोशनी की लकीर सीधे डंबलडोर के सीने पर लगती है। स्नेप किलिंग कर्स का इस्तेमाल करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, एकदम कोल्ड कैलकुलेटेड तरीके से। ये वो पल है जिसे शायद कोई कभी नहीं भूल सकता। एक वादा या एक धोखा? क्या ये एक वादा था जो पूरा किया गया, या ये एक भरोसा था जो तोड़ा गया? इस सवाल का जवाब हमें बहुत बहुत बाद में मिलता है, और यही सस्पेंस इस पल को और भी भयानक बना देता है। तो अब डंबलडोर जा चुके हैं, इसके बाद क्या होता है और हमारे हीरो पर इसका क्या असर पड़ता है? इसको ऐसे समझिए, पहले एक बेबस गवाह जो एक जादू के असर में बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, और बाद में एक आजाद बदला लेने वाला जिसका जादू टूट चुका है और जो दुख और गुस्से से भरा हुआ है। ये एक पल में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ एक और कमाल की बात है,
जैसे ही डंबलडोर की मौत होती है, हैरी पर लगा वो जादू टूट जाता है। मतलब उसकी आजादी सीधे सीधे उस मौत से जुड़ी है जिसे उसने अभी अभी देखा है। जिस पल ने उससे उसका मेंटर छीना, उसी पल ने उसे आजाद भी किया। और आजाद होते ही हैरी का पहला रिएक्शन क्या होता है? एक चीख, स्नैप स्नैप। वो चिल्लाता है। ये सिर्फ एक नाम पुकारना नहीं है, ये एक इल्जाम है, बदला लेने का एक ऐलान है। और यहीं से कहानी के अगले चैप्टर की नींव रखी जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक अंत है या एक नई शुरुआत? क्या ये एक महान जादूगर की कहानी का दुखद अंत है, या फिर ये उस हीरो की कहानी का असली आगाज है जिसे अब अपना रास्ता अकेले तय करना है?